तो दोस्तों स्वागत है आपका मिस्ट मैन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक मलयालम हॉरर मूवी सुमति वल्लभू के बारे में। ये एक ऐसी हॉरर मूवी है जिसे देख आपको डर नहीं लगेगा, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मजा बहुत आएगा। मूवी में कहानी को इस तरीके से दिखाया गया है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता जाता है वैसे ही कहानी में कई राज खुलते जाते हैं, जो मूवी के एंड तक आते आते कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मूवी काफी फनी है, इसलिए हम थोड़ा अपने अंदाज में एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस बिना देर किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1963 कलेली गांव से, जहां हम देख पाते हैं कि रात के समय कुछ व्यापारी अपने कुल देवता को पूजा कर रहे होते हैं। उनमें से एक अधेड़ उम्र का इंसान अपने देवता को शराब चढ़ाकर पूछ रहा होता है कि इस समय सुमति मोड़ को पार करना ठीक होगा कि नहीं। इसी बीच हम एक नास्तिक इंसान को देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ खड़ा था, और वो उस अधेड़ उम्र का इंसान का बेटा था जो वो इन सब चीजों को अंधविश्वास मान रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से दिए में कुछ हलचल होती है, यानी कि उन लोगों को अपने कुल देवता से अच्छी सिग्नल नहीं मिली थी। तभी वो अधेड़ उम्र का इंसान कहता है, इस समय सुमति मोड़ को पार करना ठीक नहीं होगा। कुल देवता ने हमें अनुमति नहीं दी है, इसीलिए हम आज रात यहीं रुकेंगे। यह सुन वो नास्तिक इंसान गुस्सा हो जाता है और अपने पिता के ऊपर चिल्लाने लगता है कि कैसे भी करके कल सुबह तक माल नहीं पहुंचाया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। बेहतर ये होगा कि तुम ये फालतू बातें को साइड में रख के हमें सुमति मोड़ को पार करना चाहिए। तभी उसके पिता कहते हैं कि अच्छा, तेरे लिए काम और पैसा ही सब कुछ है, हम लोगों की जान की कोई भी परवाह नहीं है। मुझे पता है इस समय वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है, और आज मैं यहाँ दारू चढ़ाने नहीं आया था, मैं अपने कुल देवता से अनुमति लेने आया था जो मुझे नहीं मिला है, और आज शुक्रवार भी है, इसीलिए हम में से वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। तभी वो अपने पिता से कहता है, साफ साफ क्यों नहीं कह देते तुम्हें वहाँ जाने के लिए फट रहा है, और आज मैं उस मोड़ को पार करके ही रहूंगा और कल सुबह तक खरीदारों तक माल पहुँचा के ही रहूंगा। तभी उसके पिता कहते हैं, दम है तो अकेला उस मोड़ को पार करके दिखा, हम लोगों में से तेरे साथ वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। तभी वो वहाँ से चला जाता है सुमति मोड़ को पार करने के लिए, और उसका पत्नी भी उसे मना करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और वो रास्ते में अपने पति को बार बार समझा रही थी कि लौट चलो, आगे खतरा है, लेकिन वो उसका पीछा करते हुए इस मोड़ तक पहुंच गई थी। फिर उसका पति बताता है कि हम उसी मोड़ पर खड़े हैं, देखो हमें कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो अपने पत्नी को भरोसा दिलाने लगती है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, और ये सब लोगों की मनगढ़ंत कहानी है, चलो मेरे साथ। फिर वो उसे एक झरने के पास ले जाता है जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब ये लोग सोच रहे थे कि ये जगह तो काफी खूबसूरत है, खामखा लोग यहाँ आने से डरते हैं। तभी उसकी बीवी देखती है कि नीचे एक औरत चल रही थी। फिर वो अपने पति से कहती है, देखो वहाँ कोई है। फिर उसका पति देखता है और कहता है, अरे वाह, यहाँ तो हमारे जैसे और भी कई बहादुर लोग हैं, और हंसने लगता है और मजाक में कहता है, अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत है, तुम्हें खा जाएगा। और जैसे ही वो औरत पलट कर देखती है कि तभी एकदम से उसकी हंसी रुक जाती है, क्योंकि वो सुमति ही थी जो उसकी बीवी की रूप लेकर रखी थी। इसके बाद यहाँ पे उन दोनों के साथ क्या होता है पता नहीं, वो तो हमें कहानी में दिखा ही नहीं गया। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है 90s के समय, जहां एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर ट्रांसफर लेकर उस गांव में आया था, जो उसका नाम हरी है। फिलहाल वो लिफ्ट लेकर अपने चेक पोस्ट की ओर जा रहा था, जहां उसका सरकारी क्वार्टर भी था। और उस समय गाड़ी वाले एक फिल्म का प्रचार भी कर रहे थे, और उनका कहना था कि सर आपका पनिशमेंट ट्रांसफर हुआ क्या, क्योंकि इस गाँव में कोई भी अपने मर्जी से तो नहीं आता। ऑफिसर हरी कहता है, क्यों, ऐसा क्या खराबी है इस गांव में? फिर वो लोग बताते हैं कि सर आपको पता नहीं, ये गांव श्रापित है। इसके बाद वो अपने चेक पोस्ट वाले ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पे पहले से ही 2 ऑफिसर थे। फिर वो लोग बताते हैं कि रात के 8 बजते ही ये चेक पोस्ट बंद हो जाता है और सीधे 6 बजे खुलता है। हरी पूछता है, ऐसा क्यों? फिर वो लोग बताते हैं कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक मोड़ है, इसे सुमति मोड़ कहते हैं, जहाँ रात के समय वहाँ जाने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं करता। गांव वाले कहते हैं वहाँ सुमति की आत्मा भटकती है, इसीलिए वो जगह श्रापित है। ऑफिसर हरी कहता है, क्या तुम लोग भी मनगढ़ंत कहानियों पे विश्वास करते हो? तो वो लोग बताते हैं, सर ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वहाँ पे कई हादसे हुए हैं और लोग सुमति को देखा भी है। यहाँ तक ब्रिटिशर्स भी रात के समय उस मोड़ को पार नहीं कर पाए थे।
और हम यहाँ से 1.5 सालों से है सर। हम यहाँ पे कुछ तो महसूस हुआ है और आप यहाँ नए हैं ना, कुछ समय बाद आपको भी इन बातों पे यकीन हो जाएगा। और इसके बाद हम देख पाते हैं कहानी के मेन डरपोक कैरेक्टर अप्पू से। अब डरपोक क्यों? वैसे तो अप्पू किसी से डरता वरता नहीं है, लेकिन वो भूत प्रेत का नाम सुनते ही उसके फटके 4, 5, 6, 7 हो जाते हैं, खास करके सुमति का नाम सुन के। इसीलिए कभी कभार उसकी भांजी अल्ली अप्पू का मौज लेने के लिए डरा देती है। दरअसल अप्पू अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक VCR कैसेट की दुकान चलाते हैं। तभी हम देख पाते हैं अप्पू का दोस्त अंबाड़ी दुकान खोल देता है और बेहद स्टाइल से बाहर खड़ा होता है और लड़कियों को ताड़ने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे अप्पू और उसके पिता पहुँच जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे एक मोटा आदमी और उसकी बेटी स्कूटर पर बैठ कर आते हैं। दरअसल वो आदमी गांव का पंडित है और उसकी बेटी मीनाक्षी जो अंबाड़ी का क्रश है, और अंबाड़ी बहाने बनाकर मीनाक्षी के घर मिलने जाता रहता है। अब यहाँ पे गांव में बेहद बड़ा फेस्टिवल होने वाला था, इसीलिए पूजा का सारा सामान अप्पू को लाने के लिए कहा था। और साथ ही साथ पंडित बताते हैं कि पूजा खत्म होने तक सब संभल कर रहना, सुमति की शक्ति दुगनी हो चुकी है। इसके बाद ही हम देख पाते हैं अप्पू के एक और दोस्त गिरी से, जिसे गांव में उसे सब मानते हैं, और उसके साथ ही एक आदमी होता है चेम्बन, जो वो दोनों जीप में बैठकर गांव की ओर आ रहे होते हैं। दरअसल चेम्बन ही गांव के पूजा की सारी रस्में वो करता है। और वो लोग चेक पोस्ट पार करने के बाद ऑफिसर हरि के पूछने पर वो बताते हैं कि चेम्बन के माता पिता सुमति मोड़ में ही मारे गए थे और चेम्बन के पिता तंत्र विद्या में माहिर थे, इसीलिए चेम्बन के अंदर भी ऐसी शक्तियां मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, वो जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि चेम्बन उस मोड़ पर खड़ा था जहाँ पेड़ पर कुछ अजीब रिचुअल किए गए थे और पेड़ों पर कुछ अजीब पोटलियां लटकाए गए थे, जहाँ चेम्बन एक त्रिशूल पर नींबू धंसाकर चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं नींबू के अंदर से खून बहने लगता है। उधर फेस्टिवल में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है भद्रन, और वो गांव में एक थिएटर चलाता है। दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं, ये आदमी अजीब है क्योंकि इसके कारण ही हमारे अप्पू भैया गांव में बदनाम है। क्यों? क्या हुई? रुको बताता हूँ। दरअसल कुछ साल पहले मालू नाम की एक लड़की थी जो भद्रन से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही वो लड़की सुमति मोड़ को पार करके भाग गई थी। अब यहाँ पे वो लड़की भागी थी कि नहीं भागी थी किसी को कुछ भी नहीं पता। लोगों का मानना था कि उस लड़की को भगाने में हमारे अप्पू भैया ने मदद किया था, और अप्पू के दोस्तों को भी यही लगता था क्योंकि वो लड़की भागने से पहले अप्पू के पास मदद के लिए आई थी। लेकिन अप्पू का कहना था कि मैंने उस लड़की को नहीं भगाया है। अब जो यहाँ पे भद्रन होता है वो अप्पू पे इल्जाम लगाता है कि वो मालू को सुमति मोड़ ले जाकर उसे मार दिया है और उसे कहीं गायब कर दिया है, और ये बात भी मालू के फौजी भैया महेश के दिमाग में डाल दिया था, और इसीलिए अप्पू और भद्रन के बीच 38 का आंकड़ा था, और साथ में मालू के फौजी भैया महेश के साथ भी। और जब भी महेश गांव में आता था और अप्पू और महेश के बीच जरूर लड़ाई होती थी। अब यहाँ पे फेस्टिवल में हम सूजा नाम की एक औरत को भी देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ फेस्टिवल देखने आई थी। तभी हमें एक बात पता चलता है। दरअसल सूजा के पति भद्रन से कर्जा लिया था और कर्जा ना चुका पाने की वजह से वो परेशान होकर सुसाइड कर लिया, और वो कर्जा चुकाने के लिए सूजा भद्रन के थिएटर में काम करती थी जो अब छोड़ चुकी है। अप्पू काम छोड़ने के कारण पूछने पर वो बताती है भद्रन की गंदी नजर उसके ऊपर थी, इसीलिए वो काम छोड़ दी और अभी उसे पैसों की टेंशन थी। ये सुन अप्पू तुरंत ही अपने दुकान में रहने के लिए कहता है, जहाँ पर उसे पैसे तो कम मिलते लेकिन इज्जत पूरी मिलती, जहाँ इस पर सूजा भी मान गई थी। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मालू के परिवार वाले भी आ गए थे जो लड़की भाग गई थी, और इसी कारण के चलते उसके परिवार वाले अप्पू से चिढ़ते थे और नफरत करते थे। खैर इसके बाद फेस्टिवल शुरू हो जाती है और नाच गाना होने लगता है। गिज्जी गनी डड़े गिंजे गनी गने डम 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 ढोल बजे ओ सॉरी। इसके बाद रात को नाइडिस आते हैं। अब ये नाइडिस कौन है? ये जंगल के वही आदिवासी हैं जो कुछ साल पहले सुमति की आत्मा को उस मोड़ पर बांध दिया था। नहीं तो सुमति की आत्मा गांव में भटकती थी, और इसी आदिवासियों के कारण गांव आज सुरक्षित है, और इसीलिए साल में एक बार फेस्टिवल किया जाता है ताकि गांव में सुख शांति बने रहे। और फेस्टिवल की रात वो कबीले के लोग आते हैं और रिचुअल डांस करते हैं,
और रिचुअल डांस करने के बाद सभी लोगों को तिलक लगाते हैं और चेम्बन को एक पोटली देकर कहते हैं इसे कल सुबह उस मोड़ पर दफना देना। और इसके बाद ही वो अप्पू के पास जाते हैं और तिलक लगाकर कहते हैं वो आएगी तेरे पास तुझे ढूंढते हुए, जब वो आएगी तो तू डरना मत। ये सुन अप्पू के 4, 5, 6 हो जाते हैं। इसके बाद हम मुरली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पास के गांव से यहाँ फेस्टिवल में ढोल बजाने आया था और वो अब भी गांव लौटने की बात कर रहा था। लेकिन उसके शिव काका कहते हैं बेटे रुक जाओ, इस समय उस मोड़ को पार करना ठीक नहीं होगा, कल सुबह हम एक साथ निकल जाएंगे। लेकिन वो नहीं मानता, कहता है कि अगली सुबह मेरा शो है और मैं जल्दी नहीं गया तो मेरा शो छूट जाएगा। शिव काका समझाते हैं कि बेटे अभी रुक जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ सुमति का खतरा है। और वो दूसरे गांव का था तो उसे ये सब लगता है कि ये सब कहानियां हैं और वो नहीं माना और चला गया। और जब वो सुमति मोड़ पहुँचता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है और वो सोचता है कि उसके पीछे शिव काका चलते हुए आ रहे हैं। और वो बिना पीछे मुड़े कहता है अरे शिव काका क्या हुआ, तुम्हें तो डर लग रहा था ना, तुम तो कल सुबह आने वाले थे, कैसे आ गए। ऐसा बोल के जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो डर जाता है। इसके बाद वो देखता है कि जमीन पर सड़ी हुई लाश पड़ी थी जिस पर सैकड़ों कीड़े रेंग रहे थे और ठीक उसके पीछे एक एंटिटी खड़ी थी जिसके लंबे लंबे नाखून थे। और जब वो पलट कर देखता है तो वो गायब हो जाती है और अगले ही पल वो ठीक उसके सामने आ जाती है। और ये देख वो जोर से चिल्लाता है और उधर गिर जाता है। इसके साथ ही अप्पू भी चीख पड़ता है अपने घर में और वो वही सपना देख रहा था। और अप्पू के चीखने की आवाज सुन उसके माता पिता भागते हुए आते हैं और अप्पू को डरा हुआ देख उसके माँ उसे संभालने लगती है और कहती है अरे बेटा क्या हुआ। अप्पू कहता है कि मैंने डरावना सपना देखा। यह सुन अप्पू के पिता हर बार की तरह अप्पू का फिरकी लेते हुए कहते हैं अरे ये लड़का बड़ा डरपोक है यार। उसकी माँ कहती है कि अरे कुछ मत बोलो, कल पूजा की वजह से डर गया है मेरा बेटा। अब जो अप्पू के पिता थे उनका शादियों का काम था, वो गांव में शादियों वगैरह करते थे जैसे टेंट लगाना, खाना वगैरह सब कुछ। अब जो उनके घर में सामान लेकर आया था गिरी, वो कहता है कि कल रात जो यहाँ ढोल बजाने के लिए आए थे उनमें से एक आज सुबह उस मोड़ पर बेहोश की हालत में पड़ा हुआ मिला है और सर भी फट गया है, जो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। फिर अप्पू के पिता कहते हैं कितनी बार समझाए कि रात के समय वहाँ मत जाओ, लेकिन लोग मानते ही नहीं। फिर इसके बाद गांव में शादी होती है और सब खुश लग रहे थे, लेकिन अप्पू को छोड़कर, क्योंकि अप्पू उस लड़की को बेहद पसंद करता था और वो उसके सामने किसी और की हो रही थी और वो उसकी शादी में खाना भी बांट रहा था। क्या करे, मजबूरी थी ना, क्योंकि ये सब उनके पिता ही अरेंज किए थे। तभी हम भद्रन को देखते हैं जो उसके जले पे नमक छिड़कने के लिए आ गया था। तभी कुछ लोग उस ढोल वाले की बात कर रहे थे, कोई ऐसे बेवकूफ कैसे हो सकता है कि रात में आज तक उस मोड़ को कोई भी पार नहीं कर पाया है। तभी भद्रन अप्पू को सुनाते हुए कहता है कि कोई तो है जो उस मोड़ को पार किया है, और वो कौन है और किसके साथ ये सब जानते हैं। साला कब से लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि वो भाग गई, जबकि वो वही कहीं उसे मार कर दफना दिया है। लेकिन सच कब तक छुपेगा, एक ना एक दिन तो पता चलेगा। इसके बाद अप्पू गुस्सा होता है और उसके साथ ही उसके दोस्त भी चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं हम इधर खाने का काम देख लेंगे, तू पहले उस साले का मुंह तोड़ के आ। फिर क्या, फिर भाई साहब चल देते हैं भद्रन को मारने के लिए। लेकिन इसी बीच गलती से एक जोरदार चमेट एक खूबसूरत लड़की के गालों पे पड़ जाती है। अप्पू को बेहद खराब लगता है कि ये क्या हो गया मुझसे, और थप्पड़ इतनी जोरदार थी कि उस लड़की के गाल सूज गए थे और गर्दन पे भी मोच आ गई थी। लड़की का नाम भामा था और इत्तेफाक से वो मालू की छोटी बहन थी जिसका भागने की इल्जाम अप्पू पे लगा था। और इसके घर वाले भी पहले से ही अप्पू के ऊपर नाराज थे और खास करके उसके पिता। और इसी इंसिडेंट की वजह से उन्हें एक मौका मिल गया था बदला लेने के लिए, और वो अप्पू के ऊपर केस करना चाहते थे। लेकिन भामा उसे बचा लेती है, कह देती है कि उसने जानबूझकर नहीं मारा, गलती से लग गया। और ये बात जब अप्पू को पता चलता है तो उसे और भी ज्यादा गिल्टी फील होता है कि बेचारी इतनी अच्छी लड़की को मेरी वजह से इतनी चोट लग गई। तभी हम देखते हैं कि रात को चेक पोस्ट पर एक जीप आती है और जीप पर बैठा वो आदमी चेक पोस्ट खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग मना करते हैं कि रात को चेक पोस्ट बंद रहता है और कल सुबह ही खुलेगा।
तभी वो आदमी कहता है, किस खुशी में, कोर्ट का ऑर्डर है क्या? हरी कहता है, ये गांव की मान्यताएं हैं। फिर वो आदमी कहता है, मैं यहाँ का नया एसआई हूँ, चार्ज लेने आया हूँ। मेरे आने पर यहाँ के सब मान्यताएं बदल दूंगा। तुम अपना काम करो, चेक पोस्ट खोलो। तभी हरी चेक पोस्ट खोलने के लिए कहता है और जाते वक्त वो आदमी कहता है, अच्छा उस मोड़ पर एक औरत रहती है, क्या नाम है उसका? वो लोग कहते हैं सुमति। फिर वो आदमी कहता है, मुजरा दिखाएगी क्या? इतना बोल के वो हंसते हुए चला जाता है। तभी वो लोग कहते हैं, अरे बड़ा कमीना टाइप का आदमी है यार, खैर जाने दो, पता चलेगा वहाँ जाने पर। फिर वो मजे में गाना चलाते हुए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस मोड़ पर पहुंचा तभी उसकी जीप बंद हो जाती है। फिर वो सोचता है, अरे इस जीप को क्या हो गया? फिर वो जीप स्टार्ट करने लगता है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती। तभी वो गाड़ी से उतरकर सूसू करने लगता है, वो भी सिगरेट पीते हुए। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है झाड़ियों के बीच, और वो भी स्मोक कर रहा था। ऐसा ही उसे कहता है, अरे ओ भाई, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? इस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता। और अगले ही पल वो आदमी अंधेरे से बाहर निकलता है, जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। और वो आदमी उसके ही जैसा दिख रहा था और वो कहता है, क्या कह रहा था मेरे बारे में, मुजरा देखेगी? तभी ऐसा ही देखता है कि अचानक जीप में आग लग जाती है और वो आदमी भी गायब हो जाता है और वो जलती हुई जीप उसकी ओर बढ़ने लगती है। और इसके बाद खत्म। अरे नहीं यार, कहानी में अगर ये मर गया तो कहानी अच्छा नहीं लगेगा, आप देखते रहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे अप्पू भैया तैयार होकर खड़े थे अपने भांजी अल्ली को स्कूल छोड़ने के लिए। लेकिन अल्ली जैसे ही अपने मामा को देखती है तो ऐसा लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है। कभी मुझे स्कूल ना छोड़ने वाला आदमी आज सज धज के मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है। तभी हमें पता चलता है कि भामा अल्ली की स्कूल टीचर थी और हमारे अप्पू भाई साहब अपने भांजी अल्ली को स्कूल छोड़ने के बहाने भामा को देखने जा रही थी, क्योंकि अप्पू भैया उसे पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ हम एसआई को देखते हैं, जो भगवान की कृपा से ठीक तो था, लेकिन उसकी जीप जल गई थी। लेकिन वैसा वैसे ही थोड़ा कमीने और संकी टाइप का तो थे, लेकिन कल रात जो उनके साथ हुआ था उससे वो डर गए थे और ऊपर से ये लोग मजा ले रहे थे। सर हमने तो मना किया था, लेकिन आप माने नहीं। यह सुन एसआई को गुस्सा तो लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि गलती उसकी थी और वो यहाँ का लेजेंड को डिसरिस्पेक्ट किया था। अब चेम्बन को भी पता लग गया था और वो भी उसका मजाक बनाने के लिए आता है, क्योंकि जो इनकी मान्यताओं को मजाक बनेगा ये उनकी मजाक बनाएंगे। इसी बीच अप्पू अल्ली को लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी चेम्बन उसे देख कहने लगता है कि अरे देखो देखो, कल रात एक और बेवकूफ को सुमति ने मजा चखा दिया। ये सुन अप्पू थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे वो एसआई से टकराने वाला था और एसआई पहले से ही उसका दिमाग गर्म था, तो उसे गाली देकर कहता है, तभी वो कहता है, तमीज से बात कर, बच्ची बैठी है पीछे। और मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑफिसर बीच बिचाव करते हैं और कहते हैं, कैसे बात कर रहा है, ये नया साहब है हमारे, साहब छोड़ दीजिए, हमारे गांव का लड़का है। और अप्पू को वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा ही मन सोच लिया था, इसे सबक सिखा के रहूंगा। और इधर अप्पू अल्ली को स्कूल ले जाता है। वहीं पर भामा भी थी, जो अप्पू उसे देख स्माइल करने लगता है और बदले में भामा भी स्माइल कर देती है। लेकिन स्कूल में जो उसका छोटा भाई था ना, वो अप्पू को देख बेहद गुस्सा हो जाता है और सीधे स्टेज से उतरकर अप्पू के पास आता है और पूरी ताकत से खींच के चांटा मार देता है। इससे अप्पू का पूरा जबड़ा हिल जाता है। दुकान में वो अपने जबड़े को पकड़कर बैठा हुआ था और जब वो उसके दोस्त लोग पूछते हैं तो क्या हुआ, कि वो बताने में कतरा रहा था कि वो एक बच्चे से मार खा के आया है और वो कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पे एक स्कूल टीचर आती है जो रेगुलर कस्टमर थी। फिर वो बताती है कि क्या हुआ है और कहती है कि भामा तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है और वो तुम्हें सॉरी बोलने आई है। फिर अप्पू भामा से मिलने के लिए जाता है और सबसे पहले तो वो उस दिन के लिए उसे सॉरी बोलता है। भामा कहती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अप्पू कहता है, मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पिता मुझे मारेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारे भाई ने मुझे मार दिया। उसके तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कर देगा। अप्पू कहता है, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इसी तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है, जो कि समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। और एक शाम अप्पू अपने साथियों के साथ उस मोड़ की ओर जा रहा था, लेकिन ये लोग लेट हो गए थे। तब तक चेक पोस्ट बंद हो गया था और अब इन्हें भूख लग रही थी और वो ऑफिसर से पूछता है कि खाने वाने को कुछ है।
तो वो कहता है कि चखना है। ये सुन वो समझ जाते हैं और दारू पार्टी शुरू हो जाती है और सब लोग एक एक पैग लगाते हैं और गांव के कहानी किस्से सुनाने लगते हैं। और एंड में अप्पू ऑफिसर हरी से पूछता है कि सर आपको हमारा गौ पसंद आया? तभी ऑफिसर कहता है हाँ, सबसे ज्यादा पता है क्या पसंद आया? यक्षी की कहानी। ये सच है क्या? तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है, ये कोई कहानी नहीं है सर। तभी हम एक खतरनाक औरत भद्रा काकी को देखते हैं जो सुमति गांव से थी। अब ये खतरनाक क्यों? क्योंकि ये दिखने में खतरनाक थी। कुछ पल के लिए ये लोग भी इसे डर गए थे। इसके बाद हम सुमति की बैकग्राउंड स्टोरी जान पाते हैं। खतरनाक काकी बताती है कि आज से कई साल पहले उस मोड़ पर बैकग्राउंड म्यूजिक। आज से कई साल पहले उस मोड़ पर एक कबीले का झुंड रहता था जो अंग्रेजों के साथ लड़ता था। हथियार और काली शक्ति की मदद से उस झुंड का मुखिया के बेटे ने सुमति से शादी कर ली और उसे यहाँ लेकर आई। सुमति इतनी खूबसूरत थी कि उसे चांद भी देख शर्मा जाए। फिर एक दिन पता चला कि सुमति पेट से है। पूरा गांव जश्न मनाने लगा। ये देख वो भी बेहद खुश थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। असल में वो झुंड अपने कबीले का शक्ति बढ़ाना चाहता था और पूरे गांव को कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए उसे एक बलि देनी थी, एक गर्भवती औरत की, यानी सुमति की। गांव वालों के षड्यंत्र से अनजान वो अपने बच्चे की आने की इंतजार कर रही थी। उसे एक दिन बलि कुंड में बुलाया गया और उसे कहा गया कि ये पूजा बच्चे की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए है। पर जब तक उसे एहसास होता तब तक बेहद देर हो चुकी थी। उन बेरहमों ने उसे आग के हवाले कर दिया और वो आग में जलते हुए भी किसी तरह कोशिश करती रही कि अपने बच्चे को बचा ले। वो आग में भस्म होते हुए कसम खाई कि उस कबीले का नाश कर देगी। वो गांव वालों का नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन दूसरी बुरी आत्माओं से बचाती है और आज उस मोड़ पर खड़ी है गांव के रक्षक बनकर। ये कहानी सुनकर सभी लोगों की अंचर पंचर ढीले हो चुके थे। जितने भी दारू पिए थे सब उतर चुके थे। तभी खतरनाक काकी हमारे अप्पू भैया से कहती है, उस मोड़ के साथ तुम्हारा रिश्ता है। तुम्हारे साथ बेहद बड़ी आपबीती आने वाली है। पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ होगा। ये सुन अप्पू भैया सोच में पड़ जाते हैं, अरे भाई क्या होने वाला है। फिर वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और तभी मालू की फौजी भैया महेश की एंट्री होती है, जो 1 महीने छुट्टी लेकर आया था। और वो अप्पू से साफ बोल देता है, और मैं यहाँ पता लगाने आया हूँ कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था और सच पता करके ही रहूंगा। फिर वो एसआई से मिल जाता है और दोस्ती कर लेता है। फिर उसकी बहन की केस को देखने के लिए कहता है। जब एसआई को पता लगता है कि अप्पू भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसका इस केस में पर्सनल बन जाता है, बदला जो लेना था ना। दूसरी तरफ जो टीचर थी जो अप्पू के दुकान में कैसेट लेने आती थी, उसको बच्चा होने वाला था, लेकिन डिलीवरी में परेशानी आ रही थी। तभी हमारे भद्रा काकी कहते हैं, हालात बेहद नाजुक हैं, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा वरना ये दोनों मर जाएंगे। अब बात ये थी कि उन्हें इस रात में उस मोड़ को पार करके अस्पताल जाना था। जो वहाँ जाना खतरनाक था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि सब लोग रिस्क लेने को तैयार थे। कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तक कि डरपोक अप्पू भी हिम्मत करता है। फिर वो बिना देर किए टीचर को लेकर वैन में निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस मोड़ पर पहुँचते हैं तो तभी अचानक उनके सामने रास्ते पर एक पेड़ गिर जाता है। चेम्बन ये देख कहता है, सुमति ने पेड़ गिरा दिया और वो हमें जाने नहीं देगी। लेकिन ये लोग भी कहाँ मानने वाले थे। सब लोग बाहर निकलकर उस पेड़ को रास्ते से हटाने लगते हैं। उधर टीचर वैन में दर्द से चिल्ला रही थी और ये लोग इधर पेड़ को हटाने में लगे थे। तभी अप्पू के पिता नोटिस करते हैं कि टीचर शांत हो गई थी। फिर वो डर जाते हैं, कुछ हो तो नहीं गया। फिर वो तुरंत ही देखने जाते हैं। फिर वो देखते हैं और पूरा शोर मचाकर सबको बुला लेते हैं। सब लोग देखते हैं कि टीचर वैन में गायब थी। फिर वो परेशान होकर टीचर को आवाज लगाने लगते हैं।
तभी जंगल के अंदर से टीचर की आवाज सुनाई देती है, वो भी दर्द से कराह रही थी। तभी वो सब लोग जंगल में उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और जंगल में सब अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। इसी बीच चेम्बन को पीछे से कोई फेंक कर मारता है। चेम्बन पलट कर देखता है कि वहाँ कोई नहीं था और उसके पीछे लगने वाली वही पोटली थी जिसे नाइडिस के कहने पर वो दफनाया था, जिससे वो देख चौंक जाता है। उधर अप्पू का दोस्त अंबाड़ी टीचर को ढूंढते हुए झरने के पास जाता है। तभी वो देखता है कि टीचर ऊपर खड़ी थी। देखते ही देख वो टीचर नीचे कूद जाती है। दूसरी तरफ अप्पू के पापा भी अंधेरे में कोई खड़ा देखते हैं और वो सोचते हैं कि वो टीचर होगी, और जब वो उसके पास जाकर देखते हैं कि टीचर की सर नहीं थी, ये देख वो डर के मारे उधर ही गिर जाते हैं। तभी वो देखते हैं सर तो जमीन पर रखा हुआ था और उन्हें घूर रहा था। ये देख उनकी हालत पतली हो जाती है। इसके बाद उनके सामने कोहरा छा जाता है और वो गायब हो जाती है। इधर हमारे अप्पू भैया अकेला हिम्मत करके टीचर को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें टीचर दिखाई देती है जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। तभी वो टीचर एक नुकीली लकड़ी से अपने पेट को काट देती है और अपने बच्चे को बाहर निकालती है और हवा में लटका देती है। ये देख अप्पू डर के मारे चीख पड़ता है। तभी अप्पू के चीख सुन बाकी लोग भी उसके पास आ जाते हैं, लेकिन अप्पू बड़बड़ाने लगता है वो टीचर वही थी। लेकिन सब लोग देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। तभी चेम्बन बताता है कि ये सब सुमति की माया जाल है, चलो यहाँ से तुरंत निकलो। तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है जो वैन से आ रही थी। तभी वो भागते हुए वैन की ओर जाते हैं। देखते हैं कि टीचर यहीं पर थी और वो शुरुआत से यहीं पर थी और कहीं गायब नहीं हुई थी, और अब तक सुमति इन्हें भ्रमित कर रही थी और टीचर अब तक बच्चे को जन्म भी दे चुकी थी और ये एक तरह का चमत्कार जैसा था। माँ और बच्चे सही सलामत थे। सुबह होते ही माँ और बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और हॉस्पिटल में अप्पू की माँ भी आ गई थी उसे देखने। फिर वो टीचर से पूछती है, क्या तुम्हें याद है कि वहाँ क्या हुआ था? टीचर बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैं एक औरत को देखा था। वैसे तो टीचर और बच्चे ठीक थे, लेकिन बाकी लोगों की हालत पतली हो चुकी थी। डर के मारे सबको हाई फीवर हो गया था। दूसरी तरफ एसआई और महेश मिलकर जंगल में सुअर का शिकार करते हैं और दारू पार्टी करते हैं। इसी बीच एसआई महेश को कहता है, मैंने तेरी बहन की फाइल स्टडी की है और जितना तक मैं जानता हूँ तेरी बहन जिंदा नहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि उसे अप्पू ने मारा है या सुमति ने, लेकिन इतना पक्का तौर पर कह सकता हूँ कि उस रात तेरी बहन ने मोड़ पार नहीं किया था। तभी उनके साथ जो जंगल का लोकल आदमी था वो उनकी बात सुन लेता है और एक बात कहता है, सुमति किसी को मारती नहीं है, वो बस उस मोड़ से डरा कर भगा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो उसके साथ हुआ है वो और किसी के साथ हो। वहाँ पर असल में एक ब्रह्म राक्षस रहता है जिसकी उत्पत्ति कई टाइम पहले अंग्रेजों को हमारे जंगल में आने से रोकने के लिए की गई थी और सुमति की आत्मा उस मोड़ की गेट कीपर की जैसी है। फिर इन सब के बाद हम देखते हैं कि हमारे अप्पू भैया स्कूल जाकर भामा को प्रपोज कर देते हैं। फिर वो साथ में घूम रहे थे और इसी बीच एसआई उन दोनों को साथ में देख लेता है और भामा के भाई यानी महेश को बता देता है। फिर इसके बाद महेश अपने पूरी फैमिली के साथ अप्पू के घर आता है। आप शायद सोच रहे हैं कि महेश अपनी बहन की रिश्ता लेकर आया है, वो भी अप्पू के घर। नहीं 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 नहीं, लेकिन महेश बाबू तो अप्पू को चिढ़ाने आए थे कि हमारे भामा की शादी तय कर दिया है, वो भी भद्रन के साथ। अप्पू ये सुनने हैरान हो जाता है। फिर महेश कहता है, अगले ही महीने शादी है और रिश्तेदारों को खाना वगैरह और टेंट फेंट थोड़ा संभाल लेना। इसके ऊपर अप्पू के पिता कहते हैं, आप बेफिक्र रहिए, भामा बिटिया की शादी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये सुन अप्पू का दिल और सपना दोनों टूट जाता है। सपना टूटा है तो दिल कभी चलता है। उस दिन अप्पू 2 दिन तक पिया। फिर उसके दोस्तों सलाह देते हैं कि तू उसे भगा कर ले जा। तभी चेम्बन टोकते हुए कहता है, पहले एक को भगाने वाला मैटर अभी तक लटका हुआ है, अब एक को भगाने की बात मत कर। अप्पू का रो रो के बेहद बुरा हाल था और वो क्या करे वो समझ ही नहीं पा रहा था। अगले सीन में हम अप्पू भैया को दुकान में देखते हैं जो देवदास बनकर मुंह लटकाकर बैठे थे। तभी वहाँ पे भद्रन आ जाता है और अप्पू शादी की न्योता मिल गई, आ जाना शादी पर। अब वहाँ पे सूजा और उसकी बेटी थी जिसे देख भद्रन चुपचाप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसे देख सूजा की बेटी घबरा जाती है।
तभी वहाँ पे अप्पू नोटिस करता है और कहता है, क्या हुआ भाभी? तभी वो बताती है कि अपने पति का कर्जा उतारने के लिए जब वो भद्रन के सिनेमा हॉल में काम कर रही थी, भद्रन के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो सूजा को गलत नजर से देख रही थी और एक दिन वो सूजा के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी और उसी वक्त उसकी बेटी ये देख ली थी, जिसे वो भद्रन को देख डर जाया करती है। तभी अप्पू सूजा की बेटी से कहती है, बेटा रो मत, तुम्हारा अप्पू चाचा है ना, तुम्हें अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगले ही दिन सूजा और उसकी बेटी की लाश पेड़ पर फांसी से लटकी हुई मिलती है। ऐसा ही तो उसे सुसाइड बोलकर केस को निपटा रहा था, लेकिन अप्पू समझ गया था कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है और ये किसने किया है वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। फिर क्या, फिर वो चल देता है भद्रन के थिएटर के पास भद्रन की धुलाई करने के लिए। पहले तो वो टॉर्च लेकर भद्रन को ढूंढता है और कुत्ते की तरह पिटाई करते हुए हॉल के बाहर लेकर आता है और वहाँ भी कुटाई चलती है। और इतने में ही अप्पू के पिता आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, अरे अप्पू क्या कर रहा है तू? तभी अप्पू गुस्से में कहता है, पिताजी इस हरामी ने सूजा भाभी और उसकी बेटी को मारा है। तभी भद्रन उनके सामने सीधा साधा भोला भाला बनने की एक्टिंग करता है और कहता है, क्या अप्पू मुझे बदनाम क्यों कर रहा है? तू जिससे प्यार करता है मैं उससे शादी करने वाला हूँ, इसीलिए तू ये सब झूठी कहानी बना रहा है। अप्पू के पिता ये सुन कहते हैं, एक सेकेंड, क्या बोला तूने? भामा और तेरा क्या रिश्ता है? तभी वो अप्पू को एक घींच के चाटा मारते हैं और कहते हैं, तेरी वजह से वो परिवार पहले से इतना कुछ सहा है, अब मैं उस परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा और ये शादी होकर रहेगी। तभी उसके पिता वहाँ से गुस्सा होकर चला जाते हैं। तभी भद्रन अपना असली रूप दिखाने लगता है और कहता है, सूजा और उसकी बेटी को मैंने ही मारा है क्योंकि वो कभी भी मेरी कब्र खोद सकते थे, इसीलिए मैं उनका काम तमाम कर दिया। जा बोल दे सबको, कौन तेरी बातों पे यकीन करता है मैं देखता हूँ। तभी अप्पू को पता चलता है कि एसआई भी उसके साथ मिला हुआ है। इससे अप्पू हेल्पलेस हो जाता है कि उनको इंसाफ कैसे दिलाऊंगा। ऊपर से वो जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी इस राक्षस से होने वाली थी। इसी बीच भामा भी अपने छोटे भाई से लेटर भिजवाती है कि उसे भागा कर ले जाए, लेकिन वहाँ पे अप्पू के पिता थे जिसे देख अप्पू कुछ भी नहीं कर पाता। आखिरकार वो दिन आ जाता है। हमारे अप्पू भैया टूटे दिल लेकर छाती पे पत्थर रख के भामा की शादी में जाते हैं, चेहरे पे फेक स्माइल लेकर। लेकिन उसके दोस्त लोग उसका गंदा एक्टिंग देखकर समझ जाते हैं कि ये खुश तो लग रहा है लेकिन अंदर ही अंदर रो रहा है। फिर चंबन उसके गम को दूर करने के लिए दारू पिलाता है। फिर महेश को पता चल जाता है कि भद्रन ने सूजा और उसकी बेटी को मारा है और वो गुडमैन नहीं गुंडा मैन है। तभी महेश ठान लेता है कि वो अपनी बहन की शादी भद्रन से होने नहीं देगा। उधर हमारे अप्पू भैया शादी में डांस करते जा रहे थे और दारू पीते जा रहे थे, जिससे अप्पू के पिता अपने बेटे की ये हालत देखा नहीं जा रहा था। तभी वो अप्पू के हाथों से दारू का गिलास छुड़ाकर लगाते हैं एक घूंट और कहते हैं, भगा ले जा इसे, मैं तेरे साथ हूँ बेटा, जो होगा मैं देख लूंगा, तू जा यहाँ से। ये देख अप्पू शॉक्ड हो जाता है। ये क्या हो गया? ये फिर उसके पिता दोबारा कहते हैं, जा यहाँ से। ये सुन अप्पू का खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि अप्पू भैया उसे भगाने से पहले भामा खुद ही घर से भाग गई थी। फिर क्या, फिर सारा इल्जाम हमारे अप्पू भैया के ऊपर आने लगता है कि ये सब काम इसका है। तभी हमारे अप्पू भैया को कुटाई करने के लिए सभी लोग आते हैं और उसके पिता समेत अप्पू के दोस्त लोग उसे बचाने आते हैं। फिर उधर मार कुटाई शुरू हो जाती है और इसी बीच हमारे महेश बाबू आ जाते हैं और कहते हैं, तू जा यहाँ से, मैं इन्हें देख लूंगा, वो तुझे चेक पोस्ट पर इंतजार कर रही है। ये देख अप्पू बेहद खुश हो जाता है और तुरंत ही बाइक लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ भामा फॉरेस्ट ऑफिसर के पास गई थी और वो अप्पू का वेट कर रही थी। इधर अप्पू रास्ते में ही था कि तभी अचानक मोड़ पे पहुंचने से पहले ही अप्पू के ऊपर डर हावी हो जाता है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो डर के मारे रुक जाता है। और इतने में ही पीछे से भद्रन और एसआई जीप से आकर उसे ठोक कर उड़ा देते हैं। फिर एसआई पत्थर से कुचलकर उसे मारने वाला था, लेकिन भद्रन उसे रोक देता है और कहता है, इधर नहीं, उस मोड़ पर ले जाके मारेंगे इसको। फिर वो एसआई को एक चाकू देता है और कहता है, चलो इसे ले चलते हैं उस मोड़ के पास और काम तमाम कर देते हैं। फिर वो अप्पू भैया को घसीटते हुए उस मोड़ के पार ले जाते हैं और जैसे ही भद्रन अप्पू को मारने ही वाला होता है तभी उसे सूजा और उसकी बेटी दिखाई देने लगती है। ये देख वो डर के मारे भागने लगता है और एसआई से टकरा जाता है। एसआई बोलता है, क्या हुआ? भद्रन कांपती आवाज में कहता है, उधर सूजा और उसकी बेटी है। फिर एसआई कहता है, बोला था ना मत आया कर इधर।
फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि अप्पू तो जिंदा है। ऐसा ही कहता है रुको, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो अप्पू का खेल खत्म करने के लिए जाते हैं। तभी अप्पू अचानक से खड़ा हो जाता है। ना जाने उसके अंदर कौन सी शक्ति आ गई थी। फिर वो उन दोनों को कुत्ते की तरह धुलाई करने लगता है। भद्रन को फुटबॉल की तरह उठाकर फेंकता है और वो घसीटते हुए उसका सर पत्थर पर टकरा जाता है और भद्रन मौके पे ही खत्म। फिर आती है एसआई की बारी। तभी हम देख पाते हैं कि अप्पू भैया के अंदर सुमति की आत्मा है। फिर क्या, फिर अप्पू भैया एसआई का टेटवा दबाकर कर देते हैं खत्म। तभी धुआं उठता है और वो अप्पू वाला सुमति गायब हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि इधर अप्पू भैया तो बेहोश पड़े हैं। इतने में ही फौजी भैया महेश आते हैं और उसे उठाते हैं। तब जाकर अप्पू भैया भामा तक पहुंच पाते हैं। तभी भामा भागने के लिए अप्पू को मना करती है। भामा कहती है कि जो गलती मालू दीदी ने की है वो हम नहीं करेंगे। तुम्हारे घर वाले माने या ना माने, हम यहाँ से नहीं भागेंगे और इस गांव में ही रहेंगे। अगले सुबह हम देखते हैं कि भामा के घर वाले फिर से आकर अप्पू से झगड़ा करने लगते हैं, पूरा तमाशा खड़ा कर देते हैं। तभी अचानक वहाँ पे ना जाने कहां से मालू दीदी आ जाती है, जो उस मोड़ पर भाग गई थी और वो फाइनली गांव लौटकर वापस आ गई थी, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन इधर हमारे अप्पू भैया मालू दीदी को देख खुश हो जाता है और सभी लोगों के सामने छाती ठोक कर कहता है, देखो मैंने मालू दीदी को नहीं मारा है। और तभी हमें एक बात पता चलता है गाइस, मालू दीदी जिसके साथ भागी थी वो और कोई नहीं बल्कि फॉरेस्ट ऑफिसर हरी था, जिसे पहले से ही सब कुछ पता था और अब तक वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। और वो आकर सबसे माफी मांग लेता है और वो मालू के घर वाले क्या करते हैं, उनकी बेटी जिंदा है ये बोलकर उन्हें कुछ नहीं करते और माफ कर देते हैं। इन सब के बाद अप्पू मालू के पति से कहता है, जब तुम्हें ये सब पता था तो कम से कम मेरा केस तो क्लियर कर देते। तभी वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हें पता था और तुम ये नाटक कर रहे हो। अप्पू कहता है, मतलब? कहता है कि बनो मत, मैंने तुम्हें देखा था जब मोड़ पर तुम मालू को छोड़ने आए थे, लेकिन असल में वो अप्पू नहीं था, वो सुमति थी जो मालू की मदद की थी। तभी वो फौजी भाई के पास जाते हैं, जो फौजी भाई कहते हैं पिछली बातों को भूल जाओ। अप्पू कहता है, हाँ भाई, तुमने ही तो कल रात मुझे उस मोड़ पर बचाया था। फौजी कहता है, मैंने कब बचाया? मानो मैं फौजी हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि रात को उस मोड़ पर जाऊं, तुम्हें कोई गलत फहमी होगा। तभी हमारे अप्पू भैया को समझ में आता है कि वो महेश नहीं सुमति थी जो उसकी जान बचाई थी। और इसी के साथ यहीं पे कहानी हो जाती है खत्म। कहानी आपको कैसी लगी, मजा आया कि नहीं, हमें कमेंट करना और साथ में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।